राइट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो उसका देखो हमने क्या, वापस मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। So what is the question is? The question is find the derive the equation for damped oscillation. So what is the first to write down the definition? ये definition है, हमने देखा जो periodic oscillation of gradually decreasing amplitude are called as damped harmonic oscillation. हमने first definition लिख दी, second we'll draw the figure ड्रॉ कर दिया। ये फिगर, इनमें रिजिड सपोर्ट है, स्प्रिंग है, बीच में ब्लॉक आ गया, वेन आ गया, और वेन हैज बीन डिप्ड इनटू द लिक्विड और वाटर कंटेनर, right? So this figure is also there, you have to properly write it down. Then symbol FD, FS, K, F, B, V, है ना, M, these are all symbols. FD is damping force, FS is restoring force, K force constant, B damping constant, V velocity, and X displacement. अब ये इसका एक्सप्लेनेशन आएगा, क्या किया हमने, एक वेन लिया, फिगर का एक्सप्लेनेशन ऊपर का, shows a block of mass m that can oscillate vertically in spring वगैरह वगैरह। ये 2-4 लाइन में पूरा नहीं लिखते पड़ने का, 2 लाइन में वो लिख दिया, एक्सप्लेनेशन हो गया, राइट। अब मैथमेटिकल स्टेप्स, पहला आएगा F is equal to minus kx, इसके ऊपर एक सेंटेंस लिखने का, क्या लिखने का, restoring force of SHM is given by equation number 1, right? This is equation number 1. Then damping force is directly proportional to velocity, equation number 2. फिर कीपिंग, इसके बाद में क्या, इसके बाद में क्या लिखेंगे, neglecting the gravitational force, assuming the gravitational force is negligible, F is equal to FD plus FS। इसके बाद में F मतलब न्यूटन्स लॉ, तो तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, ma plus bv plus kx। so ma plus b, a मतलब एक्सेलरेशन, इट्स अ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, so m d2x by dt square plus b dx by dt plus kx is equal to 0। ये बन गया अपना, दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब इसका सॉल्यूशन 2 बार इंटीग्रेशन लेने का, यू विल गेट डायरेक्टली दिस सॉल्यूशन। अभी मैंने बोला ये आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, जब फिजिक्स मैथ्स का वो चैप्टर खत्म होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तब समझ में आएगा। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, x is equal to a raised to minus bt upon 2m cos omega dash t plus phi। so this is called as displacement, right? out of that a e raised to minus bt is an amplitude। अब उसको क्या, वो ये अपना हो गया है, this is the answer for differential equation, right? Solution of damped oscillation। then frequency omega dash is equal to minus k by m minus, ये भी फाइनली डायरेक्ट लिखना है, ये भी फॉर्मूला डायरेक्टली, और ये इसका उल्टा करेंगे तो t आ जाएगा। सो दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूले अभी है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा कहाँ से आया है। कब सॉल्व करेंगे, मैंने बोला थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k by m minus b upon 2m, राइट? वैसा इस पे से ए पे से कैलकुलेट कर सकते हैं, पर ठीक है देखते बात है, राइट? these are the 3 formulas। अब ये फिगर क्या है, देखो ये अंदर का जो है ना, ये जो ये लाइन है, ये ऊपर की और नीचे की लाइन, ये दिखा रही है आपको कि धीरे धीरे, मैं इसको कलर करता हूँ, दिस रेड लाइन इज नॉट अ पार्ट ऑफ SHM, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ SHM, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ SHM। वो दिखा रहा है कि धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो SHM का एम्पलीट्यूड, वेव का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है, as time increases कम हो रहा है, डैम्प्ड हो रहा है, कम हो रहा है, डैम्प्ड हो रहा है, डिक्रीजिंग को डैम्प्ड बोलते हैं। सो डैम्प्ड हो रहा है, ये इसमें फिगर में दिखाया जा रहा है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम ग्राफ ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का अगर डेरिवेशन आता है तो ये है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ये प्रूफ है इसका। प्रूफ जब हम लोग थोड़ा सा, मैं बोला जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, तो ये भी हम 2-3 चीजें अच्छे से प्रूव करेंगे। अभी फिजिक्स, आपको फिजिक्स के पेपर में प्रूव करने की जरूरत नहीं, आप फिजिक्स के पेपर में प्रूव करते बैठेंगे तो मैथमेटिक्स का 4 मार्क का एक प्रॉब्लम पूरा यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है अपने पास। मतलब ये जो आप लिखोगे पूरा, तो ये 8 मार्क का प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर इतना टाइम नहीं होता, कल के पेपर में इतना टाइम नहीं होता, आपको ऐसे ही लिखना है। हाँ, याद रहेगा, इसके याद नहीं रहेगा, ऐसा याद नहीं रहेगा, तो फिर याद रखने के लिए इसको सॉल्व करना जरूरत है। एक बार सॉल्व जरूर करेंगे। अभी हम लोग जो आंसर लिखेंगे वो ऐसे ही, जैसा किताब में दिख रहा है वैसे ही आंसर लिखेंगे। सो डेफिनेटली आपको मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। So these are the 3 answers. Let us move to the first final point। ये ओमेगा से टी तो समझ में आता है, अपॉन कर दिया तो आता है ना, ठीक है, अपॉन टी, अपॉन ओमेगा, वो आता है समझ में। और ये ओमेगा, ए के ऊपर से ओमेगा निकाल सकते हैं, वो भी आपको पता है, ए से ओमेगा निकाल सकते हैं, राइट? ए एक्स याद है आपको, ओमेगा इज इक्वल टू, हाँ, ए एक्स, तो एक्स लेके यहाँ पे वो निकल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, करेंगे अपन। अभी आखिरी देखते हैं, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। ये नाम देखकर ही समझ में आ रहा है, फ्री मतलब क्या है, फ्री ऑसिलेशन,
if an object is allowed to oscillate or vibrate on its own and it does so with a natural frequency, इसको free oscillation बोलते हैं. For example, if a bob of a simple pendulum of length is displaced and released, it will oscillate only with the frequency n is equal to 1/2 pi, ये formula g by n, which is called as natural frequency. बाहर से कोई नहीं आएगा, कोई धक्का नहीं मारेगा, कुछ नहीं करेगा, एक बार लेके छोड़ दिया और वो घूम रहा है. Nobody is, उसके बाद में कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, हिला रहा नहीं, बढ़ा रहा नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा वो पेंडुलम को, तो उसको बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन. कुछ नहीं कर. और झूला खेलते हैं, नाम झूला खेल रहे हैं. एक बार एक इधर से एक बच्चा खड़ रहा है, उधर से एक बच्चा खड़ रहा है और बीच में झूला खेलने वाला. इधर से एक धक्का मार रहा है, उधर गया, उधर से एक धक्का मार रहा है, इधर गया. ये हो गया फोर्स. तो फोर्स्ड और फ्री में फर्क बता रहा मैं आपको. एक बच्चा क्या खेल रहा है, झूला खेल रहा है. इसको एक बार उसने इधर लिया खुद ही, कोई नहीं उसके, अकेला खेल रहा हो, उसने इधर से लेके झूला खेला और यहाँ पे थोड़ी देर बाद टुक 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 करके रुक गया. फ्री ऑसिलेशन. पर क्या है, वो दोस्त है उसके बहुत सारे. इधर से एक बच्चा खड़ा है, इधर से एक बच्चा खड़ा खेल रहा है. ये जब झूला इधर आएगा तो ये धक्का मारेगा, ये आएगा इधर मारेगा, उसको बोलेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन. या तो धक्का मारेगा ये बच्चा या रुकाएगा, कुछ भी कर सकता है. कुछ रहते हैं ना कुछ बच्चे नावेद के जैसे, ठीक है, खींचने का काम करते, तो क्या करेगा वो, है ना, ये खींच भी सकता. तो इन बोथ कंडीशंस क्या हो रहा है, द फ्रीक्वेंसी हैज बीन चेंज्ड और द फोर्स हैज बीन अप्लाइड एक्सटर्नली. So the frequency and period has been changed. So in that case, those are called as forced oscillation. जब बाहर से कोई external force लगाकर either उसकी frequency उसको बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, कुछ भी चलता है, तो that is called as forced oscillation. और बाहर से अगर कोई force नहीं लगाया गया तो that is called as free oscillations. कोई भी सिस्टम हो सकती है, झूला हो सकता है, पेंडुलम हो सकता है, साइकिल हो सकती है, स्प्रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एटम हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है, anything is possible, right? So these are all examples of, देखो ये पेंडुलम है, so ये A B C D, these are all forced है. A जो है, A क्या करेगा, A को हिला के छोड़ दिया अपन. अब B को तो C को तो D को किसी ने धक्का नहीं मारा था, हम किसको कर नहीं रहे, बट इसकी वजह से B और C D भी क्या हो रहे हैं, ऑसिलेट करना शुरू हो गए. तो फिर ये कौन सा एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन. B C D these are example of forced oscillation. A क्या है, ड्राइवर बोलेंगे उसको, ड्राइवर पेंडुलम. बट A अपना क्या खुद का नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा. थोड़ी देर बाद क्या होता है, इसके बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल है, इसके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल. तुम देखे होंगे, ऐसे एक बॉब लगा के हालाते तो ऐसे गोल गोल घूमते रहते, फिर अलग अलग डिजाइन बनती है, अलग अलग वेव बनते हैं. इसके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है. सो दीज आर फ्री एंड फोर्स ऑफ. सो ड्राइवर पेंडुलम के हिसाब से कुछ देर बाद कुछ अलग अलग घूमते हैं, फिर एक टाइम आता है कि सब एक साथ घूमते हैं, फिर कुछ दो अलग घूमते हैं, तीन अलग आते हैं. सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज फोर्स्ड ऑसिलेशंस. हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग रहेगी, कभी मैच करेंगी, कभी नहीं करेंगी. अब कब मैच करेंगी, कब नहीं करेंगी, उसको बोलते हैं, कब मैच करेंगी कब नहीं करेंगी, उसको बोलते हैं, आगे आया तो है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स फ्रीक्वेंसी. कब मैच करेंगी और कब नहीं करेंगी उसको बोलते हैं, आगे, हाँ, कब मैच करेंगी और कब नहीं करेंगी उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, देखो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. दो चीजें अगर सेम फ्रीक्वेंसी से अगर वाइब्रेट कर रही है तो रेजोनेंस आता है. रेजोनेंस मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, है ना. दो चीजें अगर सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रही है तो उसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, राइट. और जब ये चीज होती है तो इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस. तो ये किससे समझा रहे हैं, ये फिगर से समझाया जा रहा है, ये फिगर से समझाया जा रहा है. अब इसको थोड़ा इमेजिन करो, मैं वीडियो देखता हूँ, अगर मिल गया तो अच्छी बात है. इसको इमेजिन करो, ये बी सी डी कभी कभी धीरे धीरे हिलेंगे, कभी एकदम ज्यादा आएंगे, कभी इंटरमीडिएट कम रहेंगे, जो उनका ये रहेगा एम्पलीट्यूड, कभी एकदम ज्यादा रहेगा, कभी एकदम कम रहेगा, कभी. तो वो जब सबसे ज्यादा रहेगा, इसका मतलब रेजोनेंस हो रहा है. अब इसका और एक एग्जांपल बोलता हूँ मैं. जब हमने स्कूल में पढ़ा होगा कि भाई जब मिलिट्री के जवान किसी ब्रिज के ऊपर से गुजरते हैं, ब्रिज के ऊपर से एक साथ परेड में जब गुजरते हैं तो उसको बोला जाता है कि परेड में मत जाओ ग्रुप, ब्रिज के ऊपर से. क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि ब्रिज के ऊपर से जवान, जब जो लोग मिलिट्री के लोग हैं, तो जब उसके ऊपर से जाते हैं, तो जब वो ताल कदम चलते हुए इन एक्शन जब चलते हैं, तो उनके पैरों की फ्रीक्वेंसी अगर ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से अगर मैच हो गई तो ब्रिज स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और वो टूटता है. ये हमने पिछली साल ऑसिलेशन, ये इसमें भी पढ़ा था यंग्स मॉडुलस में, जब वो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि बीम का, है ना, पढ़ रहे थे हम मॉडुलस,
आपको अगर याद है तो वहाँ तब भी मैंने 11th में भी एग्जांपल दिया, राइट। हाँ, तो फिर उस वक्त वो मिलिट्री के लोगों को रोक दिया जाता है कि नहीं, अभी आप सावधान नहीं रहो, विश्राम में क्या करो, ब्रिज क्रॉस होने तक सीधा नॉर्मली चलो। सो दैट इज व्हाट, व्हाई, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी मैचेस, the frequency of the tal kadam will matches with the frequency of the vibration of the bridge and it may collapse, right। तो ये उसका एग्जांपल है। ये अपने को वापस अपन कोई अगले चैप्टर में वापस इसके डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। इन चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये आगे आने वाला है पूरा रेजोनेंस अगले चैप्टर में। ये जो फोर्स फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बाद में नेचुरल ऑसिलेशंस और फोर्स ऑसिलेशंस, ये 5-6 चीजें, ये जो चीजें ये आगे आने वाली है। अब इसमें क्या बनता है, इसमें डेरिवेशन नहीं है, इसमें क्या बनता है, शॉर्ट नोट बनते हैं। और शॉर्ट नोट तो अपने को आते नहीं ज्यादातर, 12th के पेपर में शॉर्ट नोट बहुत कम रहते हैं, इसमें क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल है। फिर भी व्हाट इज फोर्स ऑसिलेशन एक्सप्लेन 2 मार्क का कभी कभी आता है, राइट। तो उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, पढ़ के आप लिख सकते हैं व्हाट इज रेजोनेंस एंड एक्सप्लेन रेजोनेंस विद प्रॉपर एग्जांपल। प्रॉपर एग्जांपल, ये फिगर निकाल के रेजोनेंस को एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब लेट मी सी इफ द रेजोनेंस वीडियो इज अवेलेबल, वेरी नाइस समथिंग, इफ इट इज अवेलेबल देखने में क्या अर्थ है। This is better. वीडियो दिख रहा है क्या, हैंड रेज करके बोलो भाई लोग, वीडियो दिख रहा है क्या? ओके फाइन। It is vibrating with different oscillations, different frequency and different amplitude. Amplitude तो सेम, कम कम ज्यादा हो रहा है, और पीरियड कैसा चेंज होता जाएगा, और हर एक का पीरियड अलग अलग होनी। ये क्यों हो रहा है, लेंथ अलग है, देखो हर एक की लेंथ अलग, अपने साइड में लेंथ ज्यादा है, उधर लेंथ कम है, और पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, राइट। तो उसकी वजह से ये, और एक वक्त ऐसा आएगा, देखो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले, स्टेशनरी वेव, फ्रीक्वेंसी वेव, ये सब।